ओके गुड। हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था काफ़ी दिन पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जस्ट प्रूफ पे। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रहा है, तो सॉरी फॉर द डिले। एंड इसमें हम बेसिकली जहाँ फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था वहीं से आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो दिस इज, हम लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ये बताया था कि इफ वेक्टर a प्लस बी गिव्स यू वेक्टर c, आपको अगर a और b जोड़ के वेक्टर c मिल रहा है, इन दैट केस ये जो c है, सपोज यू है, ये सब पढ़ा चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो जिसमें हमने प्रूफ किया था कि जो डायगोनल की लेंथ है वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो डायगोनल की लेंथ कैसे आई थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से आई थी। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड तो लास्ट क्लास में हमने निकाल लिया था। अब मान लो यहाँ पे किसी बच्चे को डायरेक्शन पूछ दे, ये डायरेक्शन सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ से निकाल लिया, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, मान लो यदि मैं इस एंगल का पता लगा दूं, सपोज इस एंगल को मैंने बोला अल्फा, तो सपोज समहाउ इफ आई एम एबल टू फाइंड दिस एंगल अल्फा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो ए और बी को जोड़ने पे रिजल्ट सी आ रहा है, वो सी का मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से आ गया, और सी का डायरेक्शन जो है वो अल्फा एंगल पता लगने से मैं बोल सकता हूँ कि जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल पर है, ये बोल सकता हूँ। तो मान लो ये अल्फा एंगल निकालना, कैसे निकाले हैं, तो मैं लिखूंगा, देखो इन ट्रायंगल ए सी ई, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो ए सी ई ट्रायंगल में अगर मैं बोलता हूँ tan अल्फा, क्या बोलता हूँ, tan अल्फा, तो tan अल्फा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा सीई, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका सीई, और बेस हो जाएगा आपका एई। तो आप यहाँ पे सीई को क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से, ये लास्ट क्लास में भी आपने किया था, देखो ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ है बी के बराबर, ये है बी, ये है सी, ये है ई, और ये एंगल है थीटा। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, अगर आपको सीई बताना है तो सीई को आप सीधे सीधे बोल सकते हो बी साइन थीटा, और ए को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बीई। तो फिर यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन ए बी को आप ए बोल सकते हो, प्लस बीई को आप बी कॉस थीटा बोल सकते हो। तो यहाँ देखो tan अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा हो जाएगा आपका tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये इस तरह से आप इसका डायरेक्शन बता पाओगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में भी मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करूंगा, न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगा जो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी नहीं रखना चाहता। अब देखो, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेक्टर का एडिशन, किसी वेक्टर को जोड़ना है तो आप उसको इस फॉर्मूले के थ्रू जोड़ सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और इस अल्फा से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, तो कैसे डिफाइन करोगे यूनिट वेक्टर को, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब वन, अ वेक्टर हैविंग यूनिट magnitude, a vector having unit magnitude is known as unit vector। ठीक है, a vector having unit magnitude is known as unit vector। unit magnitude बोले तो वन, एक इकाई, वन यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एन कैप, ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कुछ जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज यू आर गिवन विद अ सर्टेन वेक्टर, जैसे कि ये दे दिया, ये एक वेक्टर है,
ठीक है, और इस वेक्टर को, इसकी लेंथ 1 से ज्यादा है ऐसा मान लो, तो ये एक वेक्टर है वेक्टर ए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, आपसे अगर कोई पूछे कि आपको बताना है यूनिट वेक्टर एक वेक्टर के डायरेक्शन में, तो अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर कैप, ए कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप, ठीक है। एंड डिफाइंड एज एंड एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से डिफाइन करते हैं। ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर ए की डायरेक्शन में मुझे कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं एक यूनिट लेंथ कट करूंगा, देखो एक यूनिट, 1 यूनिट। अब ये अगर मीटर में है तो 1 मीटर, न्यूटन में है तो 1 न्यूटन, मतलब फोर्स है तो न्यूटन में होगा ऑब्वियसली, तो 1 न्यूटन, या डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में होगा तो 1 मीटर। एक यूनिट लेंथ कट करूंगा और इसके पैरेलल लाइन खींच दूंगा, इसको बोलेंगे हम ए कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज नोन एज ए कैप, ठीक है। अब इसको जिसे निकालने का मेथड धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी फिलहाल आपको ये मॉड ऑफ वेक्टर ए नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला सेक्शन होगा, उसके उसको बता दूंगा जब, तो आप निकाल पाओगे। फिलहाल बस अभी जस्ट इस मोमेंट के लिए आप फॉर्मूला याद रखो और यूनिट वेक्टर का मैग मतलब क्या होता है वो याद रखो, 1 सेकंड में अभी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे कुछ हमने ना स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मान रखे हैं पहले से ही, कुछ हमने पहले से ही प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स मान रखे हैं, जैसे कि सिंप्लिसिटी के लिए, ऐसे तो देखो डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी दे सकते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन कैसे माने, तो वो कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे देखो हमारे पास होता है ना ये, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक, और इधर आपका हो गया जेड एक्सिस। तो ये आपका 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो मान लो आपने एक यूनिट वेक्टर बनाया एक्स की डायरेक्शन में, आपने एक मतलब एक यूनिट लेंथ खींची एक्स की डायरेक्शन में, ठीक। फिर आपने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर खींची, फिर आपने एक यूनिट वेक्टर खींची y के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर मतलब कि ऐसा वेक्टर, मतलब जिसमें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसमें डायरेक्शन हो, उसको क्या कहते हैं, तो टेढ़ा हो रहा है तो सीधा कर लेने का, ठीक है, y के डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर मुझे z के डायरेक्शन में खींचना हो तो ये लोग खींच दिया मैंने z के डायरेक्शन में, ठीक। तो ये देखो ये 3 यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ, सबकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट, अगर सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 1 मीटर, यूनिट लेंथ खींचा मैंने, तो इसको बोला गया आई कैप, आई कैप। इसको y के डायरेक्शन जो है उसको बोला गया जे कैप, और जो z डायरेक्शन में है उसको बोला गया के कैप, ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे आप आई कैप लिखो और आई वेक्टर लिखो, सेम बात है इस केस में, क्योंकि आपने आई जे और के ये जो लेटर्स है ना इनको फिक्स कर दिया, किसके लिए, ये क्या हो गए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। इसी तरह जो जे कैप है, और आप बोल दो जे वेक्टर है, इसको आप बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह आपका ये के कैप है और ये आपका के वेक्टर है, इसको आप बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। देख लो
तो सीखा क्या हमने हमने सीखा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। उसमें डायरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर। अब किसी कोई रैंडम वेक्टर है ए बी कुछ भी, ए है मान लो, तो ए की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको हम डिनोट करेंगे ए कैप से। निकालेंगे कैसे? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये वाला पार्ट देखो, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए तो जानते हो, जो भी वेक्टर ए दिया रहेगा और उससे डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड को, तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर एक अभी मीनिंग से निकालने तो अभी आएगा नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट एक बात का आइडिया लगा सकते हो कि ये जो वेक्टर ए है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस वेक्टर ए में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हो, तो ऊपर भी मैग्नीट्यूड जो है m और नीचे भी मैग्नीट्यूड है, कट जा रहा है, सिर्फ बच रहा है डायरेक्शन। मतलब कि सिर्फ यूनिट बच रहा है और डायरेक्शन बच रहा है। 1 मैग्नीट्यूड है 1 और उसमें डायरेक्शन, वो कैसे निकालेंगे थोड़ी देर में हम सीख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स मान लिए हैं कि x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप बोलेंगे, y के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप बोलेंगे या जे वेक्टर बोलेंगे, और k z की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम k बोलेंगे, k कैप या k वेक्टर। ठीक है, अब चूंकि नाम ही है यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 है, तो कोई पूछ दे मतलब कि अगर i का मॉड बराबर जे का मॉड, मॉड लगा दिए मतलब डायरेक्शन नहीं, आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मतलब लेंथ की बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा? 1 होगा, ये आप जानते हो। या फिर यहाँ पे भी अगर ए कैप का मॉड लोगे तो ये क्या होगा? 1। चाहे एन कैप ही लिखा है ऊपर, तो एन कैप का मॉड ही निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। कभी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। आई होप यूनिट वेक्टर क्लियर है। बस ये निकालना सीखना है, थोड़ी देर में सीख लोगे जब मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है। आप देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड है ए है बी, और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल का अंडर। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि किसी एक वेक्टर को दो पार्ट में कैसे तोड़ा जाए, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक किया जाए। ठीक, तो ये देखिए नेक्स्ट है, ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखो कैसे स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को मैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट को मैंने बोला कि ये पॉइंट पी है, तो बेटा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना, देखो इस पॉइंट पे फिक्स कोऑर्डिनेट होंगे x कॉमा वाई, होंगे कि नहीं होंगे? तो इस पॉइंट के पी कोऑर्डिनेट है। तो आप एक बात बता दो, इसमें अगर तुम निकालने चलोगे तो देखो इधर वाला लेंथ अगर निकालोगे तो ये y आएगा, और इधर वाला लेंथ निकालोगे तो ये आपको मिलेगा x। अब देखो, अब ये अगर ओरिजिन है बेटा, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी। ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाली देखो सिर्फ एक ही लाइन होगी, तो मैं इसको वेक्टर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिकॉज इसकी लेंथ फिक्स है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, तो ये एक वेक्टर हो गया। तो मान लो इस ओपी को मैंने बोला कि ये आर वेक्टर, इस ओपी को क्या बोला कि आर वेक्टर है, और ये इंक्लाइंड है किसी एंगल अल्फा पर, ये इंक्लाइंड है किसी एंगल अल्फा पर। तो गिवन क्या क्या है, लेट मान लिया ऐसे, लेट ये जो ओपी है एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर के बराबर, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर, इसको मैंने बोल दिया आर है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, अगर ओ है इसको मैंने बोला ए और इसको बोला मैंने बी, तो अगर मैं बोलूं कि इन ट्रेंगल ओ पी ए, इन ट्रेंगल ओ पी ए, अगर मैं इस ट्रेंगल में बेटा बोलता हूँ कि साइन अल्फा बताइए, साइन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा? पी ए होगा, तो पी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ओपी। तो बेटा पी ए
अब पी ए को ऐसे ही रखो और ओपी को आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज अगर मुझे पी ए चाहिए तो पी ए विल बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। अब एक बात बताओ, पी ए जो है वो ओबी के बराबर होगा ना। देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम ही रहेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि देखो ओपी ये वाला लेंथ एक सेकंड, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम ही रहेगी, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, फाइनली आपको मिला कि ओ बी विल बी इक्वल्स टू आर साइन, क्या बोलोगे, आर साइन अल्फा। और इसको आप क्या बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो वाई, ठीक। तो इसको आप लिख सकते, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल component of R, vertical component of R. Similarly बेटा अगर आप cos अल्फा लिखोगे तो cos अल्फा क्या हो जाएगा आपका, cos अल्फा हो जाएगा ओ ओ ए डिवाइडेड बाई ओ पी। तो ओ ए को आप लिख सकते हो, कुछ मत लिखो ऐसे रखो, ओ ए डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, ओ ए बराबर आर कॉस अल्फा बराबर, इसको एक्स भी तो लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हें मिल गया ओ एन ओ बी। ओ ए को आप क्या बोल सकते हो, एक्स की तरफ है ना, तो आप इसको बोल सकते हो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ आर। अब ध्यान दो, ये जो लेंथ आया है ओ ए, उसका लेंथ फिक्स है, एक्स के बराबर है क्योंकि कोऑर्डिनेट फिक्स है, आप इतनी समझ तो है आपको। अब कोऑर्डिनेट चूंकि फिक्स है तो आप इसको एक वेक्टर मान सकते हो कि नहीं, देखो ये एक वेक्टर है कि नहीं, क्योंकि इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है आर कॉस अल्फा, एंड इट आल्सो हैज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली जो ओ बी है इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो जो ओ बी है उसको भी हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इसी में कि बेटा देखो अगर मैं मुझे OA को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या मैं ऐसे लिखता, आर कॉस अल्फा। अब यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लिख दिए, डायरेक्शन ऐड करना है, तो डायरेक्शन कैसे ऐड करें, तो डायरेक्शन में मैं ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करूं जिसमें डायरेक्शन आ जाए और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल, बहुत ही वाहियात एग्जांपल है पर मैं बताता हूँ कि मान लो मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक 5 लेटर है, लेटर 5, और इसको आपने करना है 5 मीटर, कुछ भी करो तो क्या करोगे, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर से, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो देखो 1 मीटर में क्या है, 1 मैग्नीट्यूड है इसका और ये यूनिट है। तो यहाँ पे हमें ऐसा वेक्टर लें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी डायरेक्शन एक्स के अलोंग हो, तो हम इसको बदल सकते हैं ना यूनिट वेक्टर में, समझो बात। तो देखो वो अभी अभी पढ़ाया है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज आई कैप। तो अगर मैं इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क इतना पड़ा इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, वो एक वेक्टर बन गया। मतलब आर कॉस थीटा आई कैप लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर कॉस थीटा लेंथ है ये एक्स के अलोंग है, और सही भी है बात। आप इसको लिख सकते हो एक्स आई कैप, तो इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, horizontal component of vector r।
इसी तरह अगर आप OB को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिखोगे, सिमिलरली इसको लिखोगे r sin अल्फा। अब यूनिट वेक्टर जेड के अलोंग जो है, सॉरी y डायरेक्शन में, तो y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, j कैप। या फिर आप इसको लिख सकते हो y j कैप, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको आप बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। ध्यान से देखो इस पूरे पेज को, इस पूरे पेज को ध्यान से देखो, एक चीज दिखेगा और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करो। लॉ ऑफ वेक्टर, ध्यान से देखो इस पेज को और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करो तो कुछ दिखेगा आपको। क्या दिखेगा बेटा, लाइन बनाने में ज्यादा बिजी हो गया। देखो क्या दिखेगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो OA एक वेक्टर है, मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ये OA एक वेक्टर है और ये OB एक दूसरा वेक्टर है, दोनों का टेल है कॉमन। तो इन दोनों साइड, दोनों वेक्टर्स को दो साइड बांधते हुए एक पैरेललोग्राम बना लो, बना लिया। then the resultant of these two vectors, कौन से vectors, OA and OB vector, the resultant of these two vector is given by diagonal from the common tail, is given by diagonal from the common tail. The resultant of these two vector is given by diagonal from the common tail. The resultant of these two vector is given by diagonal from the common tail. बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे नहीं सफेद में लिख रहा हूँ मैं, सॉरी बैड जो, ठीक है। तो द रिजल्ट बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप बोल सकते हो ये जो वेक्टर r है ना, ये जो वेक्टर r है, इस वेक्टर r को लिख सकते हो r cos अल्फा i कैप प्लस r sin अल्फा j कैप। बिल्कुल लिख सकते हो इसको ऐसे, इसे याद रखें। और भी लिख सकते हो, एक सेकंड, हाँ और भी क्या लिख सकते हो इसको, देखो इसको लिख सकते हो वेक्टर r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। वेरी गुड, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को, अब इसमें z एक्सिस समझाने के लिए मैंने दो ही कोऑर्डिनेट लिए हैं, अगर इसमें z एक्सिस इन्वॉल्व होता तब क्या लिखते आप, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख देते। अब देखो यहाँ पे अगर इसमें मैग्नीट्यूड निकालने को पूछता वेक्टर r का मॉड, तो आप क्या करोगे, करोगे अंडर रूट, वही पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ पे a तो है x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, क्योंकि x और y में एंगल कितना है 90, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो देखो आसान हो गया कितना, कि अगर वेक्टर r का मॉड निकालने का है तो सीधे क्या करने का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, खलास। अगर वेक्टर r का मॉड निकालना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लो। ठीक है, देखो अब मान लो, ये पेज ठीक से देख लेना, बार बार पॉज करके देखना। अब देखो अगर मान लो आपको दिया है कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट है वाई और जेड एक्सिस में ये 3D में आ गया, मतलब कि कोई पॉइंट हवे में है तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों होंगे। तो देखो मतलब आप रूम में कोई भी पॉइंट एज्यूम करो तो उसमें लंबाई और चौड़ाई की तरफ से भी लेंथ होगा, लंबाई की तरफ से भी लेंथ होगा और हाइट भी होगी। तो तीनों एक्सिस आ गए ना, एक्स वाई जेड। कॉर्नर, अपने रूम के कॉर्नर में देखना, रूम के कॉर्नर में देखोगे तो एक तो ये हाइट हो जाएगा,
एक ये इधर वॉल गई होगी और दूसरा इस तरफ, ये मतलब अभी मैं इस पे 3D में कैसे दिखाऊं, इस तरफ गई होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये देखना, अगर इसको आप x मानते हो, इसको y मानते हो, तो इसको क्या मानोगे, z। तो यहाँ बीच में कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका y एक्सिस हो जाएगा। फिर से यहाँ से लेंथ, मतलब अब मेजर कर लो, x y z सब आ जाएंगे। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, मान लो आपको यहाँ पे दिया वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, मतलब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका x कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि वेक्टर a का मॉड बताओ, मैग्नीट्यूड। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, आप सीधे सीधे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अभी याद करना, मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था अभी। मान लो यूनिट वेक्टर को एक क्वेश्चन ही दे दूं कि यूनिट वेक्टर पे, कि जैसे मान लो आपको बोल दिया कि एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लो एग्जांपल में आपको गिवन दे दिया है कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर दे दिया और बोला कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो आप क्या करोगे इसको, तो हम जानते हैं कि ए कैप इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। तो सिंपली क्या करने का, वेक्टर ए लिख दो एज इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए करने का, तो सीधे x के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14। ये आपका हो जाएगा आंसर। कि आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बताना, जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा आई विल क्लियर इट आउट। ठीक है, देख लो ये अंडर रूट, ये सही किया ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 1 14, बिल्कुल सही है। तो सी यू विद सम अनदर वीडियो सम अनदर डे, टिल देन पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ठीक है, चलो बाय गाइस।